कई साल से मैं देख रही हूँ सर सोशल मीडिया पर और हर जगह पर दिवाली से पहले एक हंगामा होता है और कहा जाता है जी पटाखे ना जलाएं, तो ये ना करें, तो वो ना करें, तो पॉल्यूशन हो रही है, तो लोगों को जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है। बड़ी इस किस्म की बातें की जाती हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन इस बार तो आपके कोर्ट ने पटाखों पर भी पाबंदी लगा दी है। क्या कहेंगे आप? क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है या आपके ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, दो बैलेंस तो किया जाना चाहिए ना। अब आपने तो आईपीएल, ये जो क्या नाम है, वर्ल्ड कप पे तो बैन नहीं लगाया। वर्ल्ड कप होता है तो जब भी कोई मैच अंत होता है उसके अंत में पटाखे तो छूटते ही हैं। फिर आप गाड़ियों पे बैन लगाइए, साइकिल को प्रमोट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग खुद साइकिल से आए जाएं, या वकील साहब लोग आए जाएं। और तो ये देखिए, एक बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई एक बार आता है साल में, और जो पटाखा इंडस्ट्री है उसको सोचना चाहिए कि ग्रीन जो पटाखे हैं वो लाएं। बिकॉज कि कहीं हद तक तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें तो बात में दम है कि पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली का जो एयर इंडेक्स था, AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो बहुत ही बुरा हो गया था। इतना बुरा हो गया था कि इवन वर्ल्ड कप के मैच के ऊपर वो लग गया था क्वेश्चन मार्क कि श्रीलंका की टीम बोलती हम खेलने को तैयार नहीं है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, बट सारा प्रॉब्लम दीपावली पे फोड़ देना ये ठीक नहीं है कि दीपावली की वजह से या दीपावली में जो 5-6 घंटे पटाखे फूटते हैं उससे है, ये सही बात नहीं है। दे आर सो मेनी फैक्टर्स। सिगरेट है, आपका गाड़ियां हैं इतनी बेताशा चल रही हैं, कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज जिनको आप कहती हैं वो चल रहे हैं, और भी कई तरीके के AC चल रहा है। बहुत सी चीजों से जो है वो पर्यावरण का नुकसान होता है। तो आप सिर्फ एक चीज पे सारा फोड़ दीजिए कि दीपावली में पटाखे मत जलाओ, होली में पानी मत बर्बाद करो, उसके बाद दशहरे में घर में घुस जाओ। ये सब तरह की अजीब अजीब चीजें हैं जिनका मैं तो समर्थन नहीं करता। दीपावली में बिल्कुल आप पटाखे चलाएं, लेकिन हाँ, कोशिश करें कि ग्रीन पटाखा चलाएं, और जितना आप कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कि देखिए, जनता इतनी पागल नहीं है। जनता बिल्कुल सेंसिटिव होती है, वो अपना पर्यावरण गंदा नहीं करना चाहते। उनको आप अगर एजुकेट करेंगे या उनको इनकरेज करेंगे तो वो ग्रीन पटाखे भी जलाएंगे, और वो ग्रीन पटाखे जलाते भी हैं। तो जनता को मूर्ख समझना कि जनता जानबूझ के ये कर रही है, ये ठीक नहीं है। पराली वाला इशू भी था, आपको पता होगा, पराली हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने सुना है कि कल जो है वो इफेक्टिवली पराली को जलाने से रोका गया है। सो आई मीन, क्या ही बोलूं मैं इस पे। मैं नहीं समझता कि सब कुछ दिवाली के पटाखे से होते हैं। दिवाली का पटाखा अगर 1% का कंट्रीब्यूशन करता है तो आप उसके पीछे पड़ गए हो, बाकी 99% जो है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। दैट्स नॉट डन ना। बाकी चीजों को कम करो। लोग साल में एक बार मनाते हैं, और भारत की आइडेंटिटी ही दीपावली है। प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। वो मॉरल है वो, कि एक पत्नी, एक विवाहिता पिता के लिए अपने क्या नाम है, अपने राज्य को छोड़ देना, अपने छोटे भाई को राज्य दे देना, सबकी सहायता करना, खुद कष्ट सहना। तो ये एक मॉरल प्रिंसिपल है जो भारत की आत्मा में बसता है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे आपका ये जो है बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त लगा। आपके बैकग्राउंड से ही मुझे दीपावली की फीलिंग आ रही है। I must say that आपने भी, you are also looking very shiny and pretty today in the light of Deepavali. थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर बात जैसे आप कह रहे थे कि क्रिकेट मैच में भी जो है वो पटाखे लोग चलाते हैं, या जब कोई मैच जीता जाता है या इस तरह से, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि वो एक लिमिटेड एरिया में होता है, और अगर पूरी कंट्री में इस तरह से होता है तो लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आकर सर इस तरह के मैसेजेस देते हैं कि जी मत चलाइए, आपके क्रिकेटर्स भी, आपके फिल्म एक्टर्स भी, और वो लोग जिन्हें लोग जानते हैं बहुत ज्यादा, जिन्हें लोग देखते हैं, या जो फेमस लोग हैं आपके यहाँ के, वो आके ये बात कर रहे हैं। तो उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि एक ही दिन का फेस्टिवल है, और ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहचान है भारत की, तो उसको अगर इस तरीके से रोका जाएगा, फिर आपकी कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो कोर्ट को तो जाहिर है कि आपके यहाँ तो फ्री कोर्ट है ना, हमारे यहाँ जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भी शायद अब सुधर जाए, लेकिन फिलहाल तो यही है कि आपके यहाँ आपकी कोर्ट तक ने मना कर दिया, तो उनको तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता ऐसा करने के लिए। फिर ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट्स को तो प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट्स जो करती है ठीक रहती है, मगर अब मैं कोर्ट्स पे नहीं बोल सकता कुछ, क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मेरी लिमिटेशन है, तो मैं उसके लिए एक्सक्यूज चाहूंगा। अब रही बात सेलिब्रिटीज की, कि सेलिब्रिटीज को तो सब जानते हैं, बट सेलिब्रिटीज कितना जानते हैं? कौन सेलिब्रिटी है इंडिया में?
उन सेलिब्रिटी का इंटेलेक्चुअल वो क्या है, तो वो ठीक है। अब वो तो पान पराग बेच रहे हैं, कमला पसंद बेच रहे हैं। इंडिया वाले इतने जबरदस्त हैं कि जेम्स बॉन्ड से कमला पसंद बेचवा दिया था। रजनीगंधा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं, तो सब बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, तो क्या है वो उनको कितना पता है इस सब के बारे में, तो उनको कौन सीरियस लेता है इस बारे में, आई डोंट नो। सेलिब्रिटी तो मतलब मैं सेलिब्रिटी के आई डोंट नो, पता नहीं क्या सेलिब्रिटी के कहने से वाकई में प्रोडक्ट बिकते हैं, मुझे नहीं पता भाई, होता होगा कुछ लोग सेलिब्रिटी के कहने से प्रोडक्ट ले लेते हैं, मैं तो आज तक नहीं लिया। तो आई डोंट नो क्या उनका इन्फ्लुएंस है, और वो क्या जानते हैं, कितना जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, उनको पैसे मिलते हैं वो आके बोल देते हैं, दैट्स इट। लेकिन सर ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, ये छोटी दिवाली क्या होती है? मैंने दिवाली तो सुना है बहुत, दिवाली में बहुत सेलिब्रेट भी किया है, लेकिन ये छोटी दिवाली जो है वो मेरा ख्याल है मैंने इतना ज्यादा नहीं सुन रखा कि आज ये छोटी दिवाली और कल बड़ी दिवाली है, क्या डिफरेंस है? ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का कमाल है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या डिफरेंस है। मुझे ये नहीं पता धनतेरस क्या होता है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम जो है वो रावण को हरा करके और अयोध्या में वापस लौटे थे। हाँ बिल्कुल, आज मुझे वो सर वो हिस्ट्री मुझे भी पता है कि बिल्कुल राम जी जो है वापस आते। सर ये आज सब लोग सोशल मीडिया में छोटी दिवाली बोल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे ये था कि दिवाली की रात, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से यही देख रही हूँ, मेरी मदर जो है वो दिवाली जैसे कल है तो उसकी रात में या शाम में चिराग जला के और उसके बाद हम लोग दुआ पढ़ते थे और दैट्स इट, तो मिठाई वगैरह आ जाती है, तो वो आज भी आई है। तो मुझे ये नहीं पता छोटी दिवाली क्या होती है, सब लोग छोटी दिवाली लेकर आज नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता, और आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया शो पे, मैं पढ़ ही लेता हूँ दीपावली से शनिवार पर हर्षोल्लास के साथ। अच्छा, आई थॉट आपको पता होगा छोटी दिवाली क्या होती है, मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे दिवाली तो समझ आती है, छोटी दिवाली की समझ नहीं आती मुझे। इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है कि छोटी दीपावली पर शाम के घर के बाहर चौमुखा दीप जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नदी घाटों पर लोग नरक चतुर्दशी पर नदी स्नान की प्राचीन मान्यता भी है। क्यों मनाई जाती है? छोटी दीपावली मनाने को लेकर कहा जाता है कि रतिदेव नाम के एक राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए, जिसे देखकर राजा को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे नरक जाना होगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप का फल है। सुनकर राजा ने प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दिया। राजा ने ऋषियों के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाकर उन्होंने अपनी दुविधा से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। राजा ने वैसा ही किया और पाप मुक्त हो गया। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने का। सो दो लेजेंड है। एक लेजेंड है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। एक लेजेंड है कि कोई राजा था, उसने किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था, तो बाद में उसको भोजन कराना पड़ा। मतलब 3-4 लेजेंड है। आई डोंट नो व्हाट इज द कितना इस पर मैं भरोसा करूं, ये विकिपीडिया पे आई हैव नो आइडिया, तो मुझे भी नहीं पता है। बॉटम लाइन ये है। बिल्कुल सही, लेकिन खैर जो भी बात हो, बहरहाल फेस्टिवल है और सबको मुबारकबाद हमारी तरफ से, और आई होप के आगे भी जो है अगला साल जो है वो बहुत अच्छा रहे, सबका ऐसे ही रोशन रहे, ऐसे ही खूबसूरत रहे। सर बात हम करेंगे एक बार फिर कनाडा की, और वहां से अभी जैसे आपको मालूम है नवंबर चल रहा है, और नवंबर की 19 को वो पुन्नू कोई है, तो उसने वहां से एक वीडियो और रिलीज की थी और कहा कि जी 19 नवंबर से कोई एयर इंडिया में ट्रैवल ना करे, वरना फिर खुद जिम्मेदार होगा। सर ये आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा इसके ऊपर? और ठीक है, मैं मानती हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया देख रही है कि कनाडा से बैठ के कोई आदमी जो है वो मुसलसल इंडिया को धमकियां दे रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा। उसका इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? जिसने हरदीप सिंह निज्जर को मारा था तो वो कोई बंदा तो रहा होगा, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? इतने दिन तक एविडेंस क्यों नहीं आए? ये तो बताइए ना। आपके पास पुलिस है, आईबी है, आपकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है, सब कुछ है आपके पास, 5 आईज की कंट्रीज भी हैं आपके पास, तब तक आज तक क्यों नहीं आया वो? तो दिट वाज अ इलेक्टोरल गिमिक जो कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने किया,
अब चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो उनका सम्मान तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक पूरी की पूरी पॉलिटिकली मोटिव कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के अगेंस्ट में, और उन्होंने उसको प्ले आउट किया। परहैप्स ही प्ले टू द गैलरी ऑफ कुछ हैंडफुल जो खालिस्तानी हैं वहाँ पे कनाडा में, उनके कहने पे कर दिया, अदरवाइज तो कोई बात थी नहीं उसमें। और जहाँ तक बात ये रही कि ये पन्नू का, ये बात तो और इसको वो इम्पेटस मिलता है कि खुलेआम वो बंदा धमकी दे रहा है कि 19 नवंबर को आप एयर इंडिया की फ्लाइट ना बोर्ड करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि कनाडा की सरजमी पे एक ऑलरेडी विमान को टेररिस्ट एक्शन में उड़ाया जा चुका है। उसके बाद भी अगर आप लेने को एक्शन नहीं तैयार है तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है, या जिसे रेस इप्सा लॉक्यूटर भी कहते हैं, दैट एक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और फैक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो बता रहा है ना कि आपने पन्नू को वो दिया हुआ है इस तरीके के गीदड़ भपकी देने के लिए। अदरवाइज वो फ्रेंडली रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडिया और कनाडा के। वो ओपनली धमकियां लगा रहा है, वो कह रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, हम 19 नवंबर को ये कर देंगे। नो एक्शन एट ऑल। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी को फ्रीडम ऑफ धमकी देने को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। तो फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है? तो मुझे तो भाई नहीं समझ में आ रहा ये कनाडा के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने भी कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब कुछ हो रहा है, जिसमें एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगती है, चाहे कोई भी करे, पाकिस्तानी करे, चाहे हिंदुस्तानी करे, या दुनिया के कोई भी सिटीजन करे, वो ये कि किसी भी कंट्री के फ्लैग को जो है उसकी इंसल्ट करना, उसको फाड़ना, उसको फेंकना या कुछ भी। तो यहाँ पर भी समटाइम्स कुछ ऐसे जनूनी होते हैं जो हमने देखा कि इंडियन फ्लैग को ऐसे कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत मुझे वो देख के बुरा लगता है। और कभी कभी मतलब करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार देखा, लेकिन बहरहाल वो बुरा लगता है और इसके ऊपर यकीनन गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। तो सर, कनाडा में अभी भी फुटेजेस और वीडियोस आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हैं। वो जो सिख कम्युनिटी के हैं, जो खालिस्तान के फेवर में है, वो किसी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और फ्लैग को जो है वो फाड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो सर, उसके ऊपर भी आप समझते हैं कि ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये किस तरह की है? अब मैं उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर लाने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि आप किसी देश का, जैसे अब अमेरिका का झंडा जो है सारी दुनिया ने पैरों के तले लगा दिया है। या जब याद है आपका, जब वो फ्रांस वाला एपिसोड हुआ था, चार्ली एब्दो वाला, तो लोगों ने मैक्रोन के जो फोटोज थे वो रोड पे बिछा करके, इवन इंडिया में भी लोगों ने ऐसा किया था और वो जा रहे थे उसके ऊपर से। तो ठीक है, मैं इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मानने को तैयार हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सुन के बुरा लगता है क्योंकि मेरे लिए तो उस झंडे का बहुत महत्व है, मेरी पहचान है वो। लेकिन अब अगर कोई उसको इंसल्ट करना चाहता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ टू एक्सेप्ट इट एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। मैं उसके लिए तैयार हूँ, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, वो एक पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, आप कर ले। झंडा जला देना या कॉन्स्टिट्यूशन जला देना, इट्स ओके, इट्स वन ऑफ वे टू एक्सप्रेस योर डिसगस्ट और योर despondency or your pain or your frustration against a particular आइडेंटिटी। तो ठीक है, आप करें, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। दुख बहुत होता है क्योंकि वो तिरंगा है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। जब मैं देखता हूँ उसको कहीं भी तो मेरा तो गूज़बम्प हो जाते हैं मुझे। सो बट ठीक है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। मगर सर, गवर्नमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, खास तौर पे ये जो कनाडा में जो इशू चल रहा है? वैसे तो खैर कई इश्यूज चल रहे हैं आजकल, जिसमें कतर का भी है, जिसमें आपके नेवी ऑफिसर्स जो है वो फंसे हुए हैं या उनके ऊपर मुश्किल है। लेकिन ये कि इस वक्त अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है बीजेपी की, यानी कि मोदी जी की, तो उनको अगले इलेक्शन में भी आना है, उन्हें वोट भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन इससे पहले ये सब चीजें वो कैसे हैंडल करेंगे? मोदी जी को जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो हर लेवल पे, कि आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी ना हो ये सोच के भी आदमी कांप जाता है, एटलीस्ट जिन लोगों को मैं जानता हूँ। और पॉपुलैरिटी का हालत ये है कि मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी जो इलेक्शन को ग्राउंड लेवल पे कवर कर रहे हैं इंडिया में। आपको पता है 5 स्टेट्स के इलेक्शन चल रहे हैं, तो वो लोग ये बताते हैं कि आप किसी से भी बात कीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो या किसी अन्य विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो एक चीज तो जरूर बोलता है कि हम
प्रदेश में तो भले अब पार्टी कांग्रेस को वोट दे दें, बीएसपी को दे दें, सपा को दे दें, लेकिन जैसे ही जनरल इलेक्शन आएगा तो वोट फॉर मोदी। और ये वाकई में हुआ है। जैसे आप देखें पिछली बार 2019 में ये इलेक्शन हार गए थे राजस्थान में, दे लॉस्ट द इलेक्शन, लेकिन राजस्थान की 24 या 25 जो भी सीटें हैं वो 100% मोदी के पास गई। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के इलेक्शन में सुपड़ा साफ कर दिया था, 70 में से 67 सीट लेके आए थे। लेकिन फिर जब जनरल इलेक्शन हुआ यानी लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1 साल के बाद, तो वहां पे बीजेपी ने 7 दिल्ली में सीटें 7 की 7 जीती। तो जनता जो इतनी समझदार है कि वो लोग भाई उसको बीजेपी सेंटर में मोदी जी चाहिए, उसको अपने इलाके का एमएलए मोदी जी नहीं चाहिए। तो वहां वो नेगोशिएट करता है, वहां वो कहता है कि हमको कांग्रेस वाले अच्छे मिलेंगे तो हम कांग्रेस वालों को देंगे, हमको दूसरी अन्य दलों से अच्छे लोग मिलेंगे तो हम उनको देंगे। क्योंकि मोदी जी वो थोड़े बनने जा रहे हैं, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनको प्रधानमंत्री बनाइए। लोग समझदार हैं, वो मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और आपने देखिए 3 बार ताल ठोकी है मोदी जी ने, बार बार कह रहे कि मैं आ रहा हूं, तीसरा टर्म हो रहा, 2 बार 3 बार बोल चुके हैं वो अभी तक कि मेरे तीसरे टर्म में मैं ये करूंगा। यानी कि वो ये कर रहे हैं कि कोई ये अफवाह ना फैला दे कि मोदी जी नहीं आएंगे, इनकी जगह अब ये रिटायरमेंट लेंगे क्योंकि 75 से ऊपर हो गए हैं, कोई और आएगा। इन सब अफवाहों को वो विराम दे देना चाहते हैं, डायरेक्ट बोल करके कि मैं आ रहा हूं, ताल ठोक दिया हूं मैं। सही। कोई चक्कर में कहते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, पीएम मोदी ही खड़े होंगे। तो वो अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं तो मैं कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं हूं सेफोलॉजिस्ट, मगर मैं ये आपको ताल ठोक के कह सकता हूं मोदी जी को हराने वाला भी कोई नहीं। मोदी जी 3 चीजों पे जीतते हैं, समझिए। 70 साल से भारत से उसकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश की गई, भारत को भारत नहीं बनाया गया, उसको भारत के अलावा सब चीज बढ़ा दी गई। तो जो यंग जनरेशन है वो जानना चाहता है कि हम कौन है। जब उसको इसरो के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमने वेद में से पढ़ा और वहां से इंस्पिरेशन लेके हम चांद पर गए, तो वो जानना चाहता है कि ये वो सच बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। वो ये जानना चाहता है कि भारतीय होने का मतलब क्या है, इंडियन होने का मतलब क्या है, कौन थे हमारे पूर्वज, हम कहां से आए हैं, हम कौन लोग हैं, हमारी किताबों में क्या लिखा है, वो ये जानना चाह रहा है। तो राष्ट्र, और वो इसलिए नहीं जानना चाह रहा कि वो नेशनलिस्ट है ना, वो इसलिए जानना चाह रहा है कि 70 साल से उसकी आइडेंटिटी को मिटाने का प्रयास किया गया। और अगर मैं हर जगह पढ़ता हूं, मैं आपके लिए भी ये बात पढ़ूंगा कि अगर आप कार्ल मार्क्स का वो पढ़े जो उसने इंडिया के लिए लिखा था, द ब्रिटिश रूल इन द फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसने जो लिखा है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये सेंटेंस सुन लीजिए आरजू जी। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जो मार्क्स को मानने वाले लोगों ने, जिन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किया, वो किस माइंडसेट के लोग थे। इंग्लैंड हैज टू फुलफिल अ डबल मिशन इन इंडिया, वन डिस्ट्रक्टिव, द अदर रीजनरेटिंग द एनाइलेशन ऑफ ओल्ड एशियाटिक सोसाइटी एंड द लेइंग द मटेरियल फाउंडेशंस ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी इन इंडिया। वो कहता है, वो एंटी इंपीरियलिस्ट है, लेकिन कहता है इंग्लैंड को भारत में जरूर कॉलोनी बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को भारत में जाके 2 काम करने हैं। नंबर 1, एनहाइलेशन ऑफ इंडियन कल्चर। नंबर 2, इम्प्लीमेंटिंग दी और इम्पार्टिंग दी वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम। यही किया गया, हमें यही सिखा दिया गया कि अंग्रेजों ने आके हमें ये दिया, अंग्रेजों ने हमें वो दिया, कॉमन लॉ दिया, ये दिया, ये हमारे पढ़ा दिया लोगों को। जबकि ओईसीडी की स्टडी में ये आया कि इंडिया 2000 साल से, जब 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली गई तो ये पाया गया कि इंडिया और चाइना मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कमाते थे। तो ये फिर ये हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि हमें अंग्रेजों ने क्या दिया, जब अंग्रेजों के आने से पहले हम अमीर कैसे थे। अगर हम अमीर अंग्रेजों के आने के बाद हुए हैं, तो अंग्रेजों के आने से पहले हम कैसे अमीर थे, तब तो हमें अंग्रेजों से कोई ज्ञान नहीं मिला था। बिल्कुल सही। तो पॉइंट ये है कि ये जो उसके बाद का एक सेंटेंस सुनिए, और भी मजेदार लिखता है, वो आपके यहाँ के लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। अरब, सुन लीजिए वो क्या लिखता है। अरब्स, टर्क्स, टाटर्स, मोगल्स who had successively overrun India soon became Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects.
वो ये कह रहा है कि अरब, तुर्क, तातर, मुगल जिन्होंने कि इंडिया को बार बार जीतने की कोशिश की और इंडिया पे वो अटैक करते रहे, वो कहे ये सारे बारबेरियंस जो हैं उनको बारबेरियंस कह रहा है, अरब्स को, तुर्क्स को, टाटर्स को, मुगल्स को, जो भारत में इस्लाम लेकर के आए, वो कह रहा है वो बारबेरियंस है। और वो हिंदुआइज्ड हो गए, वो हिंदू बन गए और हिंदू कल्चर में वो हिंदू कल्चर के हिसाब से डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जिसको जीतने आए थे वो और जिसको उन्होंने जीता तलवार के दम पे, उनका सिविलाइजेशन उनसे कहीं सुपीरियर था। सो दैट्स व्हाई जो जीतने वाले थे वो हो गए हिंदू, वो खुद ही हिंदुआइज्ड हो गए। अकबर जो था वो दीन इलाही बनाने चल पड़ निकला था और क्या क्या चलाने लग पड़ता, वो हिंदू बन गए, हिंदू कल्चर ही उनको फिर वो बन गया, वो अरब और तुर्की कल्चर भूल गए, यहाँ का खाना उनका खाना हो गया और बाद में उसी खाने को मुगलई खाना कहकर हमें प्रस्तुत कर दिया। एक बिल्कुल है, मैं आपको एक सीन 1 मिनट बदलूंगा। जी अमिताभ बच्चन जी राखी से कहते हैं कि मुगलों ने कश्मीर को ढूंढा। अगर मुगलों ने हमें कश्मीर ढूंढ के नहीं बताया होता तो मुगल हमें कश्मीर क्या है ये पता ही नहीं होता। ये वो कह रहे हैं, अगर आप जाकर के अल बरूनी की किताबुल अल हिंद पढ़ें, उसमें वो कहता है कि कश्मीर हिंदू सेंटर का, हिंदू उस समय तो 1000 साल पहले तो ये नहीं आए थे, क्या नाम है, मुगल, क्योंकि उसकी किताब तो लिखी गई है 1500 साल पहले आज से। बिल्कुल उस समय मुगल नहीं आए थे, मुगल तो यहाँ पे 15वीं शताब्दी में आए, मुश्किल से 400-500 साल पहले। तो जो बात वो लिख रहा है कि कश्मीर हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर है। काल्हाना की किताब का नाम है राज तरंगिनी, जिसमें उसने कश्मीर के सारे राजाओं का वर्णन किया है भारत में, और हमें कह रहे हो कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढ के दिया। ये ऑडेसिटी है। कौन सी मूवी है सर ये? मैंने नहीं देखी, शायद मैंने डायलॉग नहीं सुना। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी मैं सुनाता हूं। नहीं, ये फिल्म कौन सी है, मैं ये कह रही हूँ। मेरे ख्याल से पुरानी फिल्म है। मुगलों ने यहाँ की औरतों को बाजारों में बेचा, वो नहीं बताएंगे। हरमों में हजारों हिंदुओं लड़कियों को वो अपनी क्या बोले हम वो नहीं बताएंगे। लेकिन ये है कि मुगलों का आर्किटेक्चर, मैं तो गया वही, मुझे तो कोई आर्किटेक्चर नहीं दिखा। तंबू में रहते थे वो, नोमैड थे, तंबू में रहते नोमैड थे वो। कह रहा वो तो खैर सर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से, पता नहीं, और राइटर जो होंगे, जो कोई भी राइटर होंगे, उन्होंने पता नहीं कैसे ये डायलॉग लिखा है, लेकिन खैर गुलजार है और मेरे ख्याल से गुलजार जी हैं। और गुलजार साहब तो बहुत काबिल, मैं गुलजार साहब का फैन हूँ, उनकी कलम में बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, बहुत बड़ी फैन हूँ गुलजार साहब की। बिल्कुल वो बड़े, मतलब वाकई में उनकी राइटिंग में दम है। हालांकि वो बड़ा